नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर और हर जिले की खबर में आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे जम्मू संभाग को लेकर, क्योंकि जम्मू संभाग में कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस तरह से जनाधार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये देखना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू में पहुंचे हुए थे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाएंगे कि राहुल गांधी का क्या कुछ कहना था और उसके साथ ही फिर आपको दिखाएंगे कि जो दिग्गज नेता कांग्रेस के यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनकी तरफ से कैसे बयानबाजी की गई। देखिए, लोग कहते हैं कि इसका मतलब आशीर्वाद होता है। गलत, इसका मतलब आशीर्वाद नहीं होता है। इसका एक ही मतलब है, डरो मत। इसका यह मतलब होता है सत्य बोलने से डरो मत, सत्य बोलो, इसका यह मतलब होता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। इसीलिए चिन्ह आपको यहां दिखेगा और हर धर्म में दिखेगा। इस्लाम में दिखेगा, हिंदू धर्म में दिखेगा, सिख धर्म में दिखेगा, बौद्ध धर्म में दिखेगा, जैन धर्म में दिखेगा, सब जगह दिखेगा। क्योंकि हर एक धर्म कहता है डरो मत, सच्चाई से डरो मत। और बीजेपी क्या करते हैं? बीजेपी सच्चाई से डरते हैं। बीजेपी डर है। बीजेपी डर है, कांग्रेस प्यार है। अब मैं आखिरी बात कहता हूं। तो मैंने कहा कि आपको स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। सही बात बोली? जब वो लड़ रहे हैं तो उनके साथ वो लड़ाई में खड़े रहना ये हमारा कर्तव्य है, और वो लड़ाई हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। यही हमें उनको आज आश्वस्त करना है, यही बताना है उनको। और ये बताने के लिए हम यहाँ तक आए हैं। हम बताएंगे उनको कि ये लड़ाई हम लड़के रहेंगे। राहुल जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। आप यहाँ आए, आप इसके पहले भी आना चाहते थे, मुझे याद है, जब आप और आजाद साहब यहाँ आना चाहते थे, लेकिन आर्टिकल 370 के बाद आपको यहाँ आने के लिए रोक दिया गया था, इसलिए आपको पाबंदी लगाई गई थी, आप आ नहीं पाए। लेकिन अभी आप आज आए हैं। हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही यहाँ पे आए और आपकी जो लड़ाई है, हम सब, हर कोई राहुल गांधी बन के यहाँ पे लड़ेगा। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको जम्मू संभाग में अलग अलग जिलों के अंदर क्या कुछ चल रहा है, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। देखिए, 2 दिवसीय का दौरा और आज दूसरा दिन था, और आपको बताते चले कि उन्होंने तमाम डेलीगेशंस के साथ मुलाकात की है, रेफ्यूजीज के साथ मुलाकात की है, और इसके साथ साथ आपको बताते चले पंचायतों के साथ मुलाकात की है, और उसके बाद डायरेक्ट सीधा वो कार्यकर्ताओं के साथ संबोधित किया, अपने तमाम पार्टी वर्कर्स के साथ मुलाकात की, और कहने कि जिस तरह से कांग्रेस एक रिवाइवल लाना चाहती है जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से पिछड़ती हुई नज़र आ रही थी काफ़ी समय से, आज उसी के मजबूती कर लेकर जो है राहुल गांधी जो है 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे थे। आपको बताते चले कि लगातार आपने देखा कि सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा, अगर हम जो देखा कि तादादों में लोग जो है वहाँ पर पहुँचे, उनसे मुलाकात की, उनके हौसला अफजाई के लिए वहाँ पर पहुँचे हुए थे, और तमाम कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे। और आपने देखा कि जब राहुल गांधी मंच पर पहुंचे और किस तरह से भव्य स्वागत किया गया, और उसके साथ साथ आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद वहां पर मौजूद रहे, और रजनी पाटिल जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं वो भी वहां पर मौजूद थे मंच पर। और इसके साथ साथ जब राहुल गांधी ने संबोधित किया तो तमाम कार्यकर्ता जो थे उत्सुक थे उन्हें सुनने के लिए, और उन्होंने ये चीज़ ज़रूर कही है कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद, पावन दर्शन करने के बाद, कहीं ना कहीं कांग्रेस की पार्टी जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हुई नज़र आएगी। और जिस तरह से एक पावन दर्शन करने के बाद काफ़ी ज़्यादा एक शक्ति रहती है और आशीर्वाद रहता है, और उसी आशीर्वाद के साथ अब कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं ये ज़रूर लग रहा है कि अब आने वाले चुनावों में जो है कांग्रेस पार्टी जो है एक उभरता हुआ नया चेहरा, जिस तरह से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है। हालांकि ये समय ही बताएगा कि कांग्रेस किस तरह से सत्ता में नया चेहरा बनकर उभर कर सामने नजर आएगी। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद। अभी हमसे बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्वामीराज शर्मा जी। जिस तरह से मैं आपको बताऊं कि कल से एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट डॉक्टर युद्धवीर सिंह कोतवाल और जो हमारे स्वामीराज शर्मा जी हैं, इनके बीच में कुछ आपसी झगड़ा होता है। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं इस वक्त
सौमिरा शर्मा जी, सर थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपसी झगड़ा काफ़ी ज़्यादा होता है, तो क्या इसके पीछे पूरी सच्चाई क्या है? आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये चीज़ मेरे पास पूछने के लिए आए। हमारा आपसी झगड़ा किसी के साथ नहीं रहता, मेरा किसी से मनभेद नहीं होता है। अलबत्ता हम लोगों की सेवा के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। पार्टी ने एक ज़िला के ऊपर मेरी एक जिम्मेवारी अगर मुझे दे के रखी है संगठन ने, तो मुझे उस जिम्मेवारी का भी कुछ एहसास होता है कि कहीं कहीं गरीब गुरबा जो आवाम है बेचारी, उसका हमें सहयोग करना चाहिए। पिछले दिनों हमारी एक डोडा इसी आपस में, जिसमें डीडीसी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, डीडीसी, बीडीसी सबको लेके मेरी ऑफिस, जिला की ऑफिस हमारी एक मंथली मीटिंग रहती है हर महीने में। तो वही मीटिंग में यहाँ पे मुझे कुछ कंप्लेंट्स आई जो मेरे कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया यहाँ पे कि हमारी जीएमसी जो हमारे नाक के थल्ले है, तो इसमें बहुत सारी गड़बड़ हो रही है, बहुत गदर हो रहा है। मुझे भी ये सुनने में आ रहा था बहुत दिनों से, हम भी देख रहे थे, लेकिन हम सोच रहे थे कि चलो कोविड-19 में एक मेडिकल स्टाफ जो है उसने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, हम उनका अप्रिसिएशन करते थे। लेकिन अब कोविड-19 के चलते चलते अब ये नहीं हो सकता है कि ये लोगों का खून पी लें। तो ऐसा ही मुझे एक दृश्य परसों भी वहाँ पे देखने को मिला। एक पेशेंट हमारा भद्रवा से यहाँ पे रेफर होकर आता है, जबकि भद्रवा सब्स हॉस्पिटल में एक गायनिक जो थी वो छुट्टी पे है कहीं, मुझे पता नहीं कैसे छुट्टियां इनकी होती है, वो गॉड नोज। यहाँ पे कितनी, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर से बात की, जो जॉनी जी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने कहा भैया यहाँ पे सैंक्शन पोस्ट आपकी कितनी है, कितनी यहाँ पे ड्यूटी पे हैं, कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, आप बोलिए। हम आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे, और उन्होंने आज तक कभी भी हमारी किसी भी डिमांड को कभी नकारा नहीं। मैंने कहा वहाँ से आपको स्टाफ दिलवा देते, और अगर कमी है तो चलते चलते क्या हुआ कि वो पेशेंट एक जो था उसकी स्टार्ट से ही फर्स्ट मंथ से लेके 9 महीने तक, जब तक डिलीवरी का टाइम आता है, उसकी कुछ बहुत पोजीशन प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम को लेके वो हर महीने वहाँ पे चेकअप करवाते थे। और अब जब ऑपरेशन की बारी आई तो डॉक्टर वहाँ पे वर्षा जी जो है वो वहाँ पे छुट्टी थी, और बीएमओ साहब से जब मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा कीजिए कि डोडा से प्रिंसिपल साहब से कॉल करके अगर वो हमें 1 हफ्ते के लिए गायनिक डॉक्टर यहाँ पे दे दें तो हम इनका ऑपरेशन यहाँ पे करवा सकते हैं। लेकिन मैंने जब एडमिनिस्ट्रेटर से बात की तो उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे गायनिक डॉक्टर है नहीं हमारे पास, अलबत्ता आप उनको शिफ्ट करवा दीजिए, यहाँ पे बुला लीजिए और यहाँ पे हम उनको ऑपरेशन करवा देंगे। मैं कहा चलो ठीक है भैया, आप नहीं यार, लेकिन फिर भी मैंने उनसे निवेदन किया हुआ था कि आप मुझे राइटिंग में भेज दो, कितने डॉक्टर चाहिए आपको, क्या कमी है, हम करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे यहाँ पे उस पोस्ट को फिलअप करने के लिए। तो चलो फिर मैंने उस पेशेंट को डॉक्टर बीएमओ साहब से भद्रवा से निवेदन करके उनको रेफर करवाया। पेशेंट हमारा 11:30 बजे डोडा जीएमसी में पहुंचता है, और 11:30 बजे से लेके 7-8 बजे तक उसको लेबर रूम में वार्ड भी नहीं मिलता। उसकी एडमिशन होती है और उसको बोला जाता है आप बाहर बैठो, हम आपको बाद में बुला देंगे। और ये मान के चलो आपके वो हॉस्पिटल के गेट के बाहर जो बेंच लगे हैं वहाँ पे बैठे हैं। तो मैंने सोचा शायद हो गया होगा। तो रात को जब मैं ऑफिस से घर के लिए गया तो मैंने चाहा कि मैंने कहा यार उस कार्यकर्ता का तो मैं पता करूं। मैं वहाँ पे जब गया तो वो कार्यकर्ता ने क्या किया कि अपने सामान बांध के तो नर्सिंग होम के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो आप? कहते हैं जी हमें किसी के द्वारा नर्सिंग होम से कॉल आई कि आप जी यहाँ पे आओ, 25,000 रुपये जमा करवा दो तो हम आपका ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे। मैंने कहा भैया आप क्यों वहाँ पे जाओगे यार, ये जीएमसी किस लिए बना हमारा? तो मैंने उसी टाइम में फिर जॉनी जी से बात की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने बोला सर आप 2 मिनट वेट करो। अच्छा चलो, मैंने कहा 2 नहीं 10 करते हैं। फिर वो मुझे बोलते हैं 8 बजे कोई और भी पेशेंट है, उसका भी ऑपरेशन होना है और इसका भी ऑपरेशन होना है। और वही मैडम जो 6 बजे तक ऑपरेशन करती रही यहाँ पे जीएमसी में, और उसके बाद यहाँ से उठ के नर्सिंग होम में गई, और उनके ही द्वारा किसी उनके कोई एजेंट आगे बैठे होंगे जो मुझे गार्ड नोज कौन थे, जिनकी तरफ से उनको फोन आया तो उनको बुलाया गया वहाँ के लिए। तो फिर चलो 8 बजे बोला, मैंने कहा ठीक है, मैं अपने घर चला गया। 9:30 बजे फिर मुझे कॉल आती है अपने पेशेंट की कि यहाँ पे जी हमारे पास कोई नहीं आया, फिर ऐसे ही हम, और तकलीफ ज़्यादा पेशेंट को हो रही है। तो मैंने उससे पहले कोशिश की, जो डॉक्टर युद्धवीर सिंह यहाँ पे सुप्रिटेंडेंट है, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट जीएमसी के, मैंने उनसे, लेकिन उनका फ़ोन बिल्कुल बिजी। और इससे पहले भी कई बार, 1 साल की मैं आपको चर्चा बताऊं कि इनका स्विच ऑफ, और या कभी जम्मू कभी कहीं, कभी भी इनका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता रहा। आप लोग जो मीडिया के लोग वहाँ पे जाते गए, आपके लोग भी कोई इनका अच्छा बिहेवियर नहीं रहा, और मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी तब से। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, ये समझ जाएंगे, डॉक्टर एक भगवान रूप होता है। लेकिन इन्होंने नहीं समझने के बावजूद ये आगे और गलतियां करते गए। तो फिर जब नहीं हुई इनसे बात, फिर मैंने प्रिंसिपल मेडिकल जो हमारे नए यहाँ पे आए हुए हैं डॉक्टर नूर अली साहब, मैंने उनका नंबर लिया, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला मैं अभी जम्मू में हूँ, मैं आ जाऊँगा।
तो मैं यहाँ पे सारी हालात को ठीक करके रखूंगा। तो चलो, मुझे उनके भरोसा है कि जिस हिसाब से उन्होंने बात की है तो मुझे लगता है कि इस मेडिकल कॉलेज को ठीक सुधार लेंगे। फिर मैंने दोबारा जब उसको फ़ोन लगाया तो उसका फ़ोन फिर बिजी। फिर इतने में मैंने डीसी साहब से रिक्वेस्ट की और जो ही डीसी साहब को मैंने फ़ोन किया तो 2 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर युद्धवीर सिंह की कॉल मुझे आने लगी। अभी मैं डीसी साहब से बात ही कर रहा था तो इसके फ़ोन पे फ़ोन आने शुरू हो गए। और मैंने जब इसको स्टोरी बताई, मुझे बोलते नहीं जी वो झूठ बोलते हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं कहा भैया मैं आंखों देखा हाल हूँ, 1-1.5 घंटे में उनसे पास बैठ के रहा हूँ। मैंने उनने बेचारों को जूस पिलाया, पानी पिलाया, और वो जो पेशेंट था उसको सुबह से ना पानी ना जूस, डॉक्टर ने अवॉइड करके रखा था कि आपको कुछ नहीं खाना पीना, आपको ऑपरेशन होना है। बट यही हुआ कि वो नर्सिंग होम में नहीं जा रहे थे और ऑपरेशन नहीं हो रहा था। तो उसके बाद में फिर मैं जब खुद मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं भैया मैं वहीं पे आ रहा हूँ। और मैं जब वहाँ पे गया, मैंने खुद देखा जाके वहाँ पे, और मेरे जब उसको ये खबर लगी कि आज वो खुद आ रहे हैं तो उसने फटाफट पेशेंट को उसमें ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया और वहां पे डॉक्टर शार्ट को भेज के उसका ऑपरेशन करवाना शुरू कर दिया। और मेरे पास वो बहस में शुरू हो गए। क्या वीडियो में देख रहे थे, जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें ये बताया जा रहा था आप झूठ बता रहे हैं, आप झूठ बता रहे हैं, उसके पीछे सच्चाई क्या है? मेरे साथ वो अटेंडेंट अभी भी वो पेशेंट जीएमसी के अंदर है, उसका अटेंडेंट मिस्टर कुशदेव राठौर जी, वो श्रीमती जी के घर वाले हैं, उनके भाई कुशदेव जी के भाई और उनका भतीजा, 3 लोग वो घर के बंधु यहाँ पे थे। उन लोगों को फोन किया गया और वो मेरे सामने खड़े, वो बता रहे हैं, कहते डॉक्टर साहब आप झूठ बोल रहे हो और हम सच, कहता हम झूठ बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो। कहते मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, तुम भद्रवा के रहने वाले हो और मैं भी भद्रवा का रहने वाला, लेकिन वो बिल्कुल नहीं। और किसी अपने बंदे को लगा बोलो तुम वीडियो बना दो, मुझे चैलेंज करने लगा यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे। मैंने कहा तू सीसीटीवी कैमरे लगा के तू अभी जितनी पुलिस को बुला के लिया। और मैंने कहा शुक्र, ये मैं आपको बता दूं, मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल करते हुए फिर भी उस पर कोई ऐसा हाथ नहीं उठाया। अदरवाइज दोबारा कभी भी गलती होगी मेडिकल कॉलेज के अंदर, मैंने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक टीम घोषित करके रख दी है कि भैया आप गरीबों के लिए हम लड़ेंगे, और एक टीम बना के आप वहां पे जाओगे। बहुत सारी चीजें हमारे बीच में आई है, जब किसी को बेचारे को दवाई की जरूरत पड़ती है उसको वहां पे दवाई नहीं मिलती है। फिर कभी वो हमारा जो गोल्डन कार्ड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक गरीबों के लिए सहायता के तौर पर 5 लाख का बनाया, फिर वो वहां से जवाब आता है कि मोदी कार्ड नहीं चलेगा। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन सामान्य तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है और घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इससे पहले जो 2 लहरें कोरोना की गई हैं वो काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हुई हैं और उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग इसमें जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और कहीं ना कहीं वो एक चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे कम हुई है, रिलैक्सेशन जो वो सबको मिलना शुरू हुई और उसी के साथ साथ लोगों ने अपने कामकाज करना भी शुरू किए, लेकिन विशेषज्ञ ये भी कह रहे थे कि तीसरी लहर आ सकती है। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां प्रशासन ने की हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर जिला सांबा की बात करें तो जिला सांबा में पहले 2 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हुआ करते थे, एक जो जिला अस्पताल सांबा में और उसी के साथ साथ ईएसआई हॉस्पिटल बड़ी ब्राह्मणा में। लेकिन आज हमने डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी से विस्तार से जानकारी ली और उनसे हमने ये सवाल किए कि क्या कुछ तैयारियां की गई है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं और वो फाइनल चरण में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि एक नया प्लांट जो है वो एक और लगाया जा रहा है जिला अस्पताल सांबा में, और उसी के साथ साथ रामगढ़ का जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहां पर भी इंस्टॉल किया जा रहा है और घगवाल का जो ट्रॉमा सेंटर है वहां पर भी इंस्टॉल किया जा रहा है। यानी पहले 2 प्लांट हुआ करते थे और अब 5 प्लांट जो है वो लगाए गए हैं जिला सांबा में तीसरी लहर से बचने के लिए। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से सक्षम है तीसरी लहर से निपटने के लिए और ये भी हम कामना करते हैं, और उन्होंने भी भगवान से यही कामना की है कि तीसरी लहर ना ही आए तो काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से हर एक प्रयास जो वो हम कर रहे हैं और उसमें सांबा के लोगों को भी हमारा साथ देना चाहिए कि अगर प्रशासन वक्तन कोई गाइडलाइन जारी कर रहा है, कोई प्रिकॉशंस जारी कर रहा है कि इन प्रिकॉशंस को आपने अपनाना है, तो उसमें जनता को भी साथ देने की ज़रूरत है, क्योंकि कलेक्टिव एफर्ट लगाया जाएगा तभी इस कोरोना से हम जीत पाएंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर जिला सांबा में अगर देखें तो नंबर 1 पर जिला सांबा आया है पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में। यहाँ पर 100% वैक्सीनेशन हुई है 18+ कैटेगरी के लोगों की। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन तो चलिए ठीक है, इससे आप ये ना समझे कि इन्फेक्टेड आप दोबारा नहीं हो सकते, और आप लोग वैक्सीनेशन अगर करवा रहे हैं तो आपने मास्क पहनना बंद कर दिया है, आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपना रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गलत फहमी है, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो उसके बाद भी आप लोग प्रिकॉशंस अच्छे से अपनाएं, मास्क पहन के रखें, 2 गज की दूरी का पालन करते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इन्फेक्टेड तो होंगे लेकिन इतना रिस्क नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि कौन लोग पॉजिटिव है और अगर आप उनके संपर्क में आएंगे तो ये एक दिक्कत परेशानी बन सकती है।
पुख्ता इंतजाम जो है वो कर दिए गए हैं और जहां पर अभी इंतजाम करने की ज़रूरत है वो जो इंतजाम किए जा रहे हैं वो भी फाइनल चरण में पहुंच चुके हैं। बस अब देखना यह है कि किस तरह से आने वाला वक्त आता है और क्या कुछ हालात बनते हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन प्रशासन तैयार है तीसरी लहर से निपटने के लिए। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। के साथ ही रुक करेंगे कश्मीर का और कश्मीर संभाग में भी अलग अलग जिलों में क्या कुछ है पूरी सूरत हाल वो दिखा देते हैं। श्रीनगर के आउटर स्कर्ट्स का इलाका छानेपुरा और छानेपुरा के इलाके में हमने कई बार हालात और वाक़ात की मार पड़ते हुए देखी है और आज भी बाद दोपहर यहाँ पे ऐसा ही वाक़ा पेश आया जब यहाँ सीआरपीएफ की एक टुकड़ी को निशाना बनाते हुए उन पे हथगोला दागा गया। श्रीनगर के छानेपुरा में पुलिस स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक दागे गए इस हथगोले के वाक़े में एक सीआरपीएफ एहलकार और एक आम शहरी भी जख्मी हुए और भगदड़ मची और इस धमाके की आवाज़ के साथ इलाके में खौफ दहशत की आवाज़ भी सुनाई दी। इलाका श्रीनगर का बाहरी इलाका और छानेपुरा के इलाके में आपको याद होगा पिछले दिनों यहाँ बारूदी सुरंग का धमाका भी हुआ था और इसके साथ साथ इस सारे इलाके में कई बार इस तरह के वाक़ात हुए हैं। इस धमाके के फ़ौरन बाद या इस हमले के फ़ौरन बाद पूरे इलाके को मुहासरे में भी लिया गया और उसके साथ साथ सिक्योरिटी को भी बीफ अप किया गया, नाके भी लगाए गए और नाके लगाए जाने के साथ पूछताछ भी की जाने लगी। सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। तक मुझे तो बहुत अच्छा लगा और ये जगह बहुत खूबसूरत है और मुझे बेहद पसंद आया। यू शुड विजिट दिस प्लेस, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट। मैं भी वही बोल रहा हूँ, सबको यहाँ आना चाहिए एक बार एटलीस्ट। कश्मीर देखना है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छा जगह है, लोग भी अच्छा है। आना ही है, लाइफ में एक बार आना ही है कश्मीर। टूरिज़्म बढ़ने को आ रहा है, अभी टूरिस्ट भी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे पहलगाम, सोनमर्ग और ख़ासकर गुलमर्ग के लिए भी, और केबल कार के भी लिए वो राइड अच्छी तरीके से करते हैं फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के लिए भी। तो धीरे धीरे यहाँ पे टूरिज़्म बढ़ने लगा। अभी तो सयाहों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से? सयाहों के लिए मैसेज है कि पहले वो SOPs का फॉलोइंग अच्छी तरीके से करें जिस तरह वो करते आए हैं अभी तक। तो आज उनके लिए इंस्ट्रक्शन ये है कि वो अच्छी तरीके से घर से निकले, बिंदास निकले, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे वो आराम से आ सकते हैं, गुलमर्ग घूम सकते हैं, पहलगाम, सोनमर्ग। हालांकि जहाँ पर कहीं इनका शॉपिंग वगैरह करना होगा या कोई मतलब इस तरह का शाल शूल वगैरह या ड्राई फ्रूट्स जिस तरीके से वो ख़रीदते आए हैं उसी तरीके से वो अच्छी तरीके से अपनी शॉपिंग या टूर कर सकते हैं। शदीद गर्मी की वजह से बैरूनी रियासत से सयाहों की भारी तादाद वादी कश्मीर की सैर पर आ रहे हैं। सयाहों ने हमारे साथ बात करते हुए खुशी का इजहार किया। उन्होंने बाकी सयाहों को वादी आने की दावत दी। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। आपने देखा होगा बार बार पानी के हवाले से जो पानी का जो मसला है बार बार बढ़ता जा रहा है। हंदवाड़ा के कई इलाके हैं जिनको पानी के हवाले से बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मौजूद है JK24/7 न्यूज़ इस वक्त मौजूद है डोलीपुरा इलाका में है जो हंदवाड़ा से करीब यहाँ के लोग सड़कों पर आने के लिए क्यों मजबूर हुए, वजह यही पानी का मसला है। काफ़ी महीनों से ये लोग पानी से महरूम है। इनका यही कहना है कि उन्होंने आज यहाँ बिल्कुल हंदवाड़ा और डोलीपुरा रोड पर धरना देकर हुकाम से यही मुतालबा किया है कि आखिर हमें क्यों पानी से महरूम रखा जा रहा है। इसी सिलसिले में इनसे बात करेंगे। इनकी जो पानी के हवाले से जो समस्या है हमें ये बता दीजिए कि पानी के हवाले से अगर बात करेंगे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कब से आप पानी से कब से कम हो गए, लगभग 6-7 महीने तो 10-15 साल हो गए। मैं अच्छा सा फिल्टर वाला पानी नहीं मिलते हैं। जब से यहाँ वाटर सप्लाई सिटी में तब से वही गंदे पानी हमें मिलते हैं। आज हो गए 6 महीने से हमें यहाँ पानी नहीं मिलता। जल पहुँचाएंगे लेकिन वो फजूल वो खोखले सब निकल गए हैं, क्योंकि हम फिर LG गवर्नमेंट से LG साहब से गुजारिश करते हैं कि देखो आपने वजीर आजम साहब ने आपको यहाँ बिठाया, मेहरबानी करके उसका मिशन पूरा करो, तो पहुँचा दो पानी, हर घर में जल पहुँचा दो। क्यों ये लोग इतनी जनता क्यों परेशान है? क्या होगा इस जनता को? क्यों ये जनता मर रही है पानी के एक एक बूंद के लिए? बात क्या है? असल में हमारे साथ ये इतना सौतेली माँ का सुलूक क्यों हो रहा है? असल में जो यहाँ के ठेकेदार लोग हैं वो मनमानी से काम कर रहे हैं। क्यों दे रही है गवर्नमेंट उनको ठेका? क्योंकि जहाँ उनको मर्जी होगा वहाँ वो पाइप बिछाएंगे, जहाँ मर्जी नहीं होगा तो नहीं। यहाँ तो पॉलिटिकल उन लोगों में घुस गई है अंदर।
वो देखेंगे जहां हमारी पार्टी, जहां हमारे वोट बैंक है वहां वो पाइप बिछाएंगे, जहां उनका वोट बैंक नहीं होगा तो वहां पाइप नहीं बिछाएंगे। बिल्कुल डीसी साहब ने यहाँ हमारे तहसील बेलगाम में तकरीबन 5-6 बार विजिट किया। जो दूसरा ऑफिसर हमारी खुशकिस्मती है वो SHO साहब यहाँ बैठे हैं जी। तो वो नया आया, वो यंग है, वो जानते हैं यंग की कदर, वो जानता है, वो भी बार बार आता है, हमारे मसाइल वो सुनते हैं, लेकिन आगे पता नहीं उसका कोई सुनता है या नहीं सुनता है। चाहते हैं कि हमारे यहाँ डोलीपोरा में 7 गाँव हैं, 7 मस्जिदें हैं। एक गांव है जिसका नाम है फुलवाड़ी, वहाँ पे 2 रिजर्व टैंकी बने हैं। एक टैंक का पानी विलगांव को सप्लाई हो रहा है, दूसरी टैंक में पानी वो जमा नहीं करते हैं। इसके पीछे कोई कारण तो होगा, हमें क्यों पानी, वही कारण आपने जानने की कोशिश की? हमने बहुत बार जानने की कोशिश की, हमने तमाम महकमे के लोगों से भी बात की, बार बार हम करते रहे। उन्होंने एक दफा नई स्कीम की पाइप भी डलवाई, आधे तक वो पाइप लाइन बिछाएगी, उसके बाद कहा गवर्नमेंट का ऑर्डर है ये बंद कर दो। अगर गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर देती क्यों है? पहले अगर पाइप बिछानी है तो फिर बंद क्यों करते हैं? 2 महीने से पानी तो टोटली आया नहीं जी। अब हम सरकारी मुलाजमिन से बात करते हैं। ऐसे मुलाजमिन हैं वो जो कैजुअल लेबर मुलाजमिन है, हमारे बस की कोई बात ही नहीं है। जो आगे बड़े हुकाम वाले हैं वो हमारी बात सुनते नहीं हैं। अब आज देखिए 1-2 महीने से ये मस्जिदें, 7 मस्जिदें हैं, किसी मस्जिद में पानी नहीं है तो कहाँ जाएंगे लोग? घरों में मुंह धोने के लिए पानी नहीं है तो मस्जिद में कैसे जाएंगे? इसलिए हम गुजारिश करते हैं सरकार को आपकी वसादत से कि कुछ ऐसा प्रोग्राम करे। अगर एक टैंकी का पानी एक बेलगाम को दिया जा रहा है तो डोलीपोरा को दिया जा रहा है, इसके पीछे कोई कारण होगा? हमारे साथ ऐसा क्यों किया जाता है? कोई सियासत है ना कुछ है, सिर्फ पानी का मसला है। हमें सिर्फ पानी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आपने सुना ये डोलीपोरा जो इलाका है, यहाँ के लोगों का साफ जो आपने सुना है क्या कहना है इनका, कितनी मुश्किलों का सामना है इनको, किस किस तरह की परेशानियाँ, यहाँ पे बुनियादी सहूलियत का फुकदान है। यहाँ की स्कूलों की बात उन्होंने की, यहाँ की रोड्स की उन्होंने बात की। ज़्यादातर जो बात की है उन्होंने पानी के हवाले से, जो उनका बड़ा मसला है, जो बड़ी परेशानी है, इस हवाले से उन्होंने बात की। क्यों इंतज़ामिया, क्यों हुकाम इनको नज़रअंदाज कर रहा है? उन्होंने आज गवर्नर इंतज़ामिया से JK 24x7 न्यूज़ की तरफ से अपील की है कि इनका जो ये मसला है, पानी का मसला है, पानी की जो समस्या है, इनको फौरी तौर हल किया जाए ताकि ये लोग भी साफ पानी पी सके। अब देख जो ड्रग एडिक्शन है कुछ एरियाज़ में, उनमें भी उनको उससे वो दूर रखा जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस सपोर्ट्स अफसर ऐसे कैंपस आगे भी करेंगे, जो भी अभी इसमें NYCs नहीं आए या बाकी यूथ जोनल लेवल पे वो नहीं आ सके या NYCs आगे, उनके लिए भी वो कैंप करते रहेंगे। जैसे जो आज का कैंप जो हमारे डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस सपोर्ट्स अफसर ने यहाँ पे जानकारी दी है कि इसमें खाली मेल जो NYCs और NYCs थे, और आगे जो हमारे जो रहे हैं NYCs मेल और बाकी जो फीमेल जितने भी हैं उनके लिए अलग से कैंप वो किया जाएगा, ताकि उनको भी इस कैंप से जो भी फ़वाइद है, बेनिफिट से मिलेंगे और आगे हमारे यूथ सर्विस सपोर्ट्स अफसर के साथ मिलकर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर वो काम करेंगे। ये पहला ऐसा इवेंट है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा और स्पोर्ट्स ने ऑर्गेनाइज़ किया था NYCs के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए। जो 5 दिन की ट्रेनिंग उनको पहलगाम भेजा गया, आज उसको कंक्लूड किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने NYC से बात की, उन्होंने कहा कि आपको सीखने को कुछ मिला। उन्होंने कहा हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और सिखाने को मिला, क्योंकि वो स्कूल्स में काम करते हैं, बहुत सारे इदारों में काम करते हैं। और उनको सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को उनकी एनकरेजमेंट के लिए भेजा और वेलकमिंग के लिए भेजा था। आज वो कंक्लूड हो गया। मुजामिल JK 24x7 पुलवामा। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ और मैं हूं नदीम। जी नाजरीन, अगरचे हम बात करें जल शक्ति डिपार्टमेंट की, जल शक्ति डिपार्टमेंट सोपोर की अगर हम बात करें, लोगों का कहना है कि ये फेल हो चुका है जल शक्ति डिपार्टमेंट। अगरचे हम देखें, अगर सोपोर में जो है डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, डेवलपमेंट की जो मिसालें दी जा रही है, सोपोर में डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन अगरचे हम देखें रोड्स की बात करें, हर जगह जो है PHE डिपार्टमेंट की जानिब से जो है लीकेज है। पुरानी पाइप्स को रिपेयर नहीं किया जा रहा है, ना ही उन पाइप्स को चेंज किया जा रहा है। अगर मैग्नेटाइजेशन का काम इस वक्त जगह जगह पे किया जा रहा है, लेकिन जो है हर जगह पे, अगर हम मेन चौक सोपोर की बात करें, ये इकबाल मार्केट में इस वक्त हम मौजूद है। बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरा कैमरामैन आपको ये विजुअल दिखाएगा। ये जो इस
ये दुकान की लाइन जो है इसके पीछे जो है जल शक्ति डिपार्टमेंट का ऑफिस है। बिल्कुल 2 कदम की दूरी पे जो है ये पानी यहाँ पे लीक हो रहा है और लगभग इन लोगों का कहना है, यहाँ पे जो मेन मार्केट है इनका कहना है कि लगभग 1 महीने से ये पानी जो है यहाँ पे लीक हो रहा है। हमने कई बार आला हुकाम तक भी ये बात पहुँचाई, हमने एप्लीकेशन भी दी है जल शक्ति डिपार्टमेंट के पास, लेकिन उनका कहना है कि हम आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन 1 महीना हो चुका है लेकिन आज तक जो है ये काम नहीं किया जा रहा है और इसी के चलते जो है पानी जो है ज़ाया हो रहा है। पानी की जो क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या वजूहत है? मेरे साथ बात करने के लिए है जावेद साहब जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के स्पोक्स पर्सन भी है। हमेशा इनकी आवाज़ होती है कि ये सोपोर की आवाज़ उठाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इनसे मज़ीद बात करते हैं। जी जावेद साहब आपका खैर मकदम है। जावेद साहब अगर बात करें जल शक्ति डिपार्टमेंट की, जगह जगह पे जो है लीकेज है, तो क्या वजूहत है? बिल्कुल आपका नदीम भाई बिल्कुल दुरुस्त बात आपकी है। जैसे कि आपने खुद ही फरमाया, यहाँ से कुछ ही करीबन 50 मीटर या 60 मीटर दूरी जो हमारे पीएचई के सबसे बड़े अफसर यहाँ पे है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सोपोर जो बैठे वो वहाँ पे बैठे और 31/8 को मैंने उसको बताया कि ये मेरे पास एप्लीकेशन है। मैं आपके कैमरामैन को बताया, मेहरबानी करके इसको जूम कीजिए। 31 को बाज़ाब्ता जो यहाँ की दुकानदारों की कमेटी है, इनका एक जिम्मेवार इंसान इनको एप्लीकेशन लेके जाता है कि ये ठीक करिए। उसके बाद मेरा अखलाकी फ़र्ज़ ये बनता था कि मैंने इनके चीफ इंजीनियर को बताया, मैंने एडीसी सोपोर को मैंने ये बताया, उनके नोट्स में मैंने लाया और सितमगरी की ये बात है। मैं ये आपकी बज़र शुक्रगुजार है 24/7 एक्शन के। मेहरबानी करके आप ये हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि अब छोटे मुलाजिम ये बात नहीं मानते, उनको जो भी नहीं होती है कि अगर उनको कोई आम इंसान बताए कि वो समझ टस से मस नहीं होते और अपने आप को वो कोई काकरा खान समझते हैं। देखिए वजूहत तो मेरे नोटिस में भी ये बात आई है। अच्छा किया आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है। बेसिकली बहुत मैग्नीमाइजेशन का काम तो ज़ोर शोर से पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। आपने देखा होगा, अभी ग्राउंड पे जाते हैं तो वो तो मुबारकबाद की बात है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डीसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ मिलकर जो है ये काम का अंजाम दे रहे हैं डेवलपमेंट का। लेकिन साथ साथ में बहुत सारे ऐसी जगहों से मेरे को भी शिकायत मौसूल हुई है कि जहाँ पे मैग्नीमाइजेशन का काम आधा करके आधा छोड़ दिया गया। और मैं कुछ जगहों पे तो खुद ऑन स्पॉट भी गया था देखने के लिए, जिसमें बाबानाड़ एक जगह है जहाँ मैं गया था देखने के लिए। तो वहाँ मैंने हायर अथॉरिटी से बात की है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसमें हम वर्कआउट करेंगे ताकि जो ये पेंडिंग जगहें हैं ये भी हो जाए। डीडीसी वाइस चेयरमैन इरफान मनाज जो अपनी पार्टी के हैं, अगर हम बात करें पिछले 8 महीनों से मुसलसल दौरे पे नज़र आ रहे हैं, तो वही आज उनका दौरा था देरो के गांव में जो ज़िला शोपियान से तकरीबन 8 किलोमीटर दूरी पे है। तो इस गांव की जो मुश्किलात है, पहले तो यहाँ पे जो है हेल्थ सेंटर नहीं था, हालांकि अब बड़ी जदोजहद के बाद जो है यहाँ पे जो है हेल्थ सेंटर जो यहाँ पे कायम किया गया। तो आज जो है डीटीसी वाइस चेयरमैन इरफान मनाज ने उसकी इनॉग्रेशन की और इसके साथ साथ यहाँ पे एक बड़ा मसला जो है, बड़ी शिकायत जो लोगों की थी वो है पानी की। हालांकि डीटीसी वाइस चेयरमैन ने हमारे साथ बात करते हुए यही कहा कि ये जो पानी का मसला है ये जल्दी इनको हल किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की, तो लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे, उनमें उत्साह नज़र आ रहा था, क्योंकि आज से पहले यहाँ पे देखा जा रहा था कि कोई भी जो चाहे वो एमएलए हो या एमएलसी हो, कोई भी जो है यहाँ पे नहीं आ रहा था। हालांकि ये पहली बार हुआ है ज़िला शोपियान में जब यहाँ पे जो डीडीसी वाइस चेयरमैन बिल्कुल मुसलसल दौरे नज़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि हर गांव में जाकर वहाँ की जो मुश्किलात है वो सुन रहे हैं, उनका अजाला भी हो रहा है। हालांकि हमारे सामने है कि उनके मुश्किलात भी जो है वो दूर हो रहे हैं। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक ने आज हुमहमा चौक में प्रोटेस्ट किया, ट्रैफिक बंद किया, जिनका ये मुतालबा था कि हमें यहाँ हुमहमा में शोहरे आफाक होटल में बंद किया गया है। न तो हमें रिश्तेदारों से मिलने दिया जाता है, तहज़ियत पे जाना होता है या कहीं पे जाना होता है या घर मिलने जाना होता है, या कभी हम उनको बोलते हैं कि गाड़ी बुलवाएंगे तो वो गाड़ी वाला बोलता है कि हमें अभी पेमेंट नहीं मिली, होटल वाला बोलता है हमें पेमेंट नहीं मिली। तो आज यहीं पे वो नाला थे कि आखिर हमें करना तो करना क्या है। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ उन्होंने आज यहाँ प्रोटेस्ट किया और इनका यही कहना था कि हमें इंसाफ दें और हमें अपने हुकूक दें, हमें ट्रैफिक का इंतज़ाम दें और जब हमें निकलना हो तो उस वक्त हमें निकलना दिया जाए। हम यहाँ पे ज़ेर है, न तो हमें खाना ढंग से मिलता है, न तो यहाँ पे हमें कहीं आने जाने की बंदिशें पाबंदियाँ हैं, तो हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन।
चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि हर जिले की खबर में आज दिन भर में जो सुर्खियां बटोरती हुई खबर आई है वो सीधे तरीके से ये थी कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं सरकार पर आज तंज कसती हुई नजर आई और सवालिया निशान लगाती हुई नजर आई कि सरकार ने जितने भी यहाँ पर काम किए वो बिल्कुल अधूरे रह गए हैं और जितने दावे पेश किए गए थे वो कहीं ना कहीं फिसड़े साबित हुए। लेकिन अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से जो आपने रिपोर्ट देखी है, आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं की वजह से यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं, वंचित रह रहे हैं मूलभूत सुविधाओं से। तो हर एक डिपार्टमेंट को चाहिए कि कार्यवाही की जाए और जहाँ पर कमी है उसे पूरा किया जाए। आप देखते रहिएगा।